हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के सोशल साइंस के सभी विषय का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपदा प्रबंधक के सभी विषय का प्रश्न रहेगा। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हमने एक और वीडियो करा दिया जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को किए थे। आज 21 से करने वाले हैं, ठीक है, 21 से 40 तक, यानी कि इसमें भी 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न कहता है वो कहता है महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, या फिर आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए, महान आर्थिक मंदी सबसे पहले कब आई थी, तो 1929 में, ठीक है। 1929 में महान आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए, इस मंदी का असर संपूर्ण विश्व पर पड़ा था, यानी पूरे पृथ्वी पर पड़ा था, पूरा देश में पड़ा था, ठीक है। कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। मंदी के कारण रोजगार, आय और व्यापार आदि में गिरावट आई। इस दौरान कृषि में उत्पाद अधिक हुआ था, परंतु इसके मूल्य में भारी गिरावट आई। समझे, यानी कि आर्थिक मंदी उसे कहते हैं, यानी कि सब कुछ में घाटा, ठीक है। फसल उपजा है लेकिन उसका बिक्री नहीं हो रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, किसी के पास पैसा नहीं, बेरोजगारी के एकदम छाया हुआ है सब चीज़, ठीक ना। इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। जो लोग दुकान चलाते हैं उनको पता होगा कि मंदी किसे कहते हैं। जिस दिन उसका बिक्री नहीं होगा वो कहेगा आज बाजार मंदी था, ठीक है। तो समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी किससे कहते हैं, ये क्या है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है या फिर किसे कहते हैं। देखिए, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाला कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, ठीक है। ऐसा कंपनी जिसका मतलब फैक्ट्री अनेक देशों में लगा हुआ, ठीक है, एक से अधिक देशों में लगा हो, जैसे इंडिया में भी हो और नेपाल में भी हो, मतलब यूरोप में भी हो, जापान में भी हो, कहीं भी, मतलब बहुत सारे देशों में लगा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है। एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, सैमसंग हो गया। ये सब कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब बहुत सारे देशों में इसका फैक्ट्री लगी है, यानी कि काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। इसका उपयोग इतिहास से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता था, ठीक है। लेकिन वैसा पुस्तक जिसमें क्या हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। अगर अभी से 2000 साल पहले देखें, 2003 के मतलब पीछे जाएं, तो उस समय छपाई का काम नहीं होता था, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, हाथ से ही लिखा करते थे, ठीक। तो उसी को पांडुलिपि कहते थे, ठीक। और इसको क्या मतलब इतिहास को जान सकते थे इसके माध्यम से। तो आप लोग सिंपल भाषा में कहेंगे वैसा लिपि जो हाथ के द्वारा लिखा गया हो उसी को पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा। छापा खाना मतलब छपाई का काम यूरोप कैसे पहुंचा, पुस्तक छापने का काम, ठीक है। देखिए, 1295 में मार्को पोलो के द्वारा चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक को लाया गया, ठीक है। कब, 1295 में। यही प्रश्न पूछ सकता है कि मार्को पोलो के द्वारा चीन से इटली जो कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी लाया गया, कब लाया गया था, तो 1295 को लाया गया था, ठीक। इसके हस्तलिखित पांडुलिपियों के स्थान पर वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीकी विकसित हुई, यानी कि जहाँ पे हाथ से लिखा जाता था वहाँ पे क्या हुआ, छपाई के काम शुरू होने लगे, मशीन से छपाई की जाने लगी पुस्तक, ठीक है। इटली से आरंभ होकर यह तकनीकी यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, पहले एक बार फिर से पढ़ते, ठीक है। देखिए, 1295 में मार्को पोलो के द्वारा चीन से इटली में वुड छपाई की तकनीकी को लाया गया। इससे हस्तलिखित के जो कि पांडुलिपियों के स्थान पर, यानी कि उसके जगह पर वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीकी विकसित हुई। इटली से आरंभ होकर यह तकनीकी यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, वे सभी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कैसे कहते हैं, ठीक है। जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधा, घर, मकान, रोटी, खाना पीना, ये सब क्या है, संसाधन है, ठीक है। अगर आप कहीं गए पढ़ने के लिए बाहर और वहाँ पर आपको अच्छा संसाधन नहीं मिला, पानी का व्यवस्था नहीं है,
नहाने का, ठीक से रहने का, तो आप वहाँ से छोड़ कर आ गए तो घर में क्या बोलेंगे, वहाँ संसाधन की कमी थी इसीलिए घर आ गए, ठीक है। तो वह सारी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जलोढ़ मृदा या फिर मिट्टी भी कह सकते हैं, मृदा का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। देखिए, नदी के जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वैसा मिट्टी जो नदी के द्वारा बहाकर लाया गया हो उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसल उगाई जाती है। सिंपल भाषा में जैसे आप लोग देख लिए अभी के टाइम में क्या हुआ कि बाढ़ आया हुआ है, ठीक। जो हमारे ज़िला के होंगे, भागलपुर ज़िला के, उनको पता होगा कि अभी बाढ़ आ रहा है और बाढ़ के साथ बहुत सारी मिट्टियाँ को साथ में ले आ रहा है, जिसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो उस मिट्टी में क्या क्या सबसे ज़्यादा मक्का होता है, ठीक है, गन्ना थी, सॉरी क्या बोलते हैं, मकई बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जो मिट्टी पानी के द्वारा बहा कर लाया गया हो, चाहे वो नदी हो या फिर बाढ़ हो, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है खादर और बागर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, खादर मिट्टी किसे कहते हैं और बागर मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जो नदी से बहाकर लाया गया हो, ठीक है। तो देखिए, जैसे 2024 में जो बाढ़ आया, जिसमें जो मिट्टी लाया उसको क्या कहेंगे, खादर मिट्टी कहेंगे। और जो 2022 में जो बाढ़ लेकर आया था मिट्टी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बागर मिट्टी कहेंगे, ठीक है, समझ गए। और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी घाटी जो परियोजना होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इनका निम्नलिखित उद्देश्य है, पहला है कि सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, इससे सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है विद्युत उत्पन्न करना, ठीक है, इससे विद्युत बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा है पेयजल की आपूर्ति, यानी कि पीने के लिए पानी मतलब ला सकते हैं, ठीक है, पी सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं फिल्टर करके, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मत्स्य पालन, यानी कि मछली पाल सकते हैं, उसमें पर्यटन कर सकते हैं, पटवन उटवन, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि जहाँ से बाढ़ आता है उसमें अगर हम नदी घाटी परियोजना के निर्माण करते हैं उससे हम बाढ़ भी रोक सकते हैं और इतने सारी फ़ायदा भी हमको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चिपको आंदोलन क्या है। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में, कब, 1972 में, ठीक है। इस आंदोलन, यहाँ किस लिखा है, ठीक है, यहाँ इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने का विरोध कर रहे थे, यानी कि पेड़ को बचाने का काम कर रहे थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है, ठीक है। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, ठीक है। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य होते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सिंचाई करना, विद्युत उत्पन्न करना, पानी पीने के लिए उपयोगी होना और मछली पालना या पटवन करना इत्यादि, इसलिए इसको बहुउद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं और ये क्रांति कब हुई थी, तो 1966-67 में, ठीक है। 1966-67 में उत्पन्न किस्म के बीज, कीटनाशक, दवा, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति किससे कहते हैं। देखिए, 66-67 में क्या हुआ कि अच्छी बीज, कीटनाशक, दवाई, सिंचाई और ये सब के कारण क्या हुआ, फसल अच्छा उपयोग हुआ, ठीक है, अच्छे से, यानी कि उपज हुआ, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किससे कहते हैं, MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश
में सबसे अधिक पड़ा। इसीलिए यहाँ पे पंजाब हरियाणा ये सब में चावल की खेती या फिर गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए पहाड़ी ढलान पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को सर्वोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। ठीक है, देखिए वैसा कृषि जो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ठीक, जैसे ये पहाड़ हुआ, इस तरह यहाँ से मतलब सीढ़ी के टाइप का बना देगा खेत थोड़ा थोड़ा, और इसमें घास मतलब जो भी हो खेती करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पानी अगर यहाँ से आएगा तो पहले इसमें आएगा फिर इसमें आएगा, और इस तरह इसका खेती हो जाएगा और पानी मतलब मिट्टी को भी बहा के नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती या फिर समोच्च कृषि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, देखिए पहला विशेषता यह है कि ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है, रेल परिवहन है, भारतीय रेल परिवहन। ठीक है, और विश्व का तीसरा स्थान पे है। भारतीय रेल जो है विश्व का तीसरा स्थान पे है, और एशिया में सबसे बड़ा रेल परिवहन है किसका, भारतीय का। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा लिखना है कि भारतीय रेल में बड़ी संख्या में रोजगार मिलती है। भारतीय रेलवे में यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों को क्या मिलती है, रोजगार मिलती है। आप लोग कहीं भाई बहन और कोई भी जॉब करते होंगे रेलवे में। ठीक है, और तीसरा आपको लिखना है कि भारतीय रेल परिवहन का सस्ता साधन है, बहुत ही सस्ता साधन है भारतीय रेल। ठीक है, बहुत सी दूर आप चल जाएंगे कम पैसे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है समोच्च रेखा। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, इसकी दो विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, देखिए भूस्थल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं निम्न है। ठीक है, यानी कि वैसा रेखा जो कि समुद्र तल से यानी कि ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, काल्पनिक रेखा आप लोगों ने मानचित्र में देखा होगा कि रेखा खींचा रहता है। ठीक है, कोई भी मैप में, उसी को कहते हैं समोच्च रेखा। ठीक है, इसका विशेषता यह है कि समोच्च रेखा की सहायता से किसी ऊंचाई को प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और दूसरा, समोच्च रेखाओं का क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग अगर मैप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उसमें बहुत सारे यानी कि रेखा खींची हुई रहती है, जिससे पता चलता है कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पहाड़ है, उसी से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। ठीक है, देखिए अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन है। ठीक है, यानी कि वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा यानी कि लोगों को चुना जाता है, और एग्जाम्पल में जैसे सिंपल भाषा में समझें कि वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व को शासन चलाया जाता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी को वोट देते हैं यानी कि वोट देके जिताते हैं, वो आपको शासन करती है, देश चलाती है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, और राजतंत्र में राजा शासन चलाती है। ठीक है, उसमें आप किसी को नहीं चुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, यानी समाज के सभी वर्ग, चाहे कोई भी कास्ट हो, ठीक है, चारों वर्ग में सभी को समान अवसर मिले, चाहे जॉब हो या फिर कोई भी सरकारी, ठीक है, सरकारी कामों में, तो इसी को कहेंगे सत्ता की साझेदारी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। या फिर दूसरे शब्द में कह सकते अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप अगर कोई एग्जाम्पल में जैसे कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम को नीचा मानता है, जो मुस्लिम है वो हिंदू को नीचा मानता है, इस तरह के भेदभाव को ही सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है। देखिए लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव
करना ही लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं कहलाती है। यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव होती है उसी को लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं कहती हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करें। ठीक है, 2 कार्य निम्न है। देखिए, पहला है कि पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना। दूसरा है प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कोई भी काम हो, जैसे कि अगर सड़क बनाना है, गली, फिर चापाकल या भी कोई भी नल वगैरह, ये सब का बजट तैयार करना है। ठीक है, और दूसरा है कि विपदा, कोई भी बाढ़ आ गया या फिर कोई भूकंप हो गया। ठीक है, तो इस सब का सहायता करने का कार्य ग्राम पंचायत का है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 20 क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। ठीक है, 41 से लेकर 61 तक। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।